उस टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, जब इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, सो हाउ वाज द इंडस्ट्री रिएक्टिंग टू द स्टार्स जो बिना नेपोटिज्म के आते थे? एक गाने को 10 सिंगर्स से गवाया जाता है, बट वंस द फिल्म गेट्स रिलीज्ड, दे गेट टू नो देयर वॉइस इज नॉट देयर। पहले क्या होता था, फिल्म का म्यूजिक 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ में बिकता था। जैसे ही टेक्नोलॉजी एंटर्ड इनटू म्यूजिक, वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आता था प्रोड्यूसर के पास, वो आना बंद हो गया। इफ यू आर बोर्न इन अ लेजेंड्स हाउस, दैट इज अ कर्स फॉर you. Always be compared with that person, and that is irony of this industry. If you go to Mumbai and you come back, people laugh at you. अरे बड़ा सिंगर बनता था यार, क्या हुआ तो I was sitting in a studio and suddenly Asha ji comes to the studio. Asha Bhosle. And I have no clue how to react. Asha Bhosle said कितना गंदा गा रही है मैं। आपके हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री तब ज्यादा वेलकमिंग थी या अब ज्यादा वेलकमिंग है? Music industry has become like West, And even if there are soundtracks in the films, वो कोई पुराना soundtrack like Dhurandhar you must have seen. वो remake कर दिया। हाँ, तो music is finished. जब मैं वापस आया तो ऐसा लगा जिंदगी खत्म हो गई। I started smoking heavily. मैं 100 सिगरेट पीता था एक दिन में। हाँ, लोग मेरे कमरे में नहीं आते थे। And now Eternal Melodies का मेरा एजेंडा ये है, इटर्नल मेलोडीज में मैं सिंगर्स जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको ग्रूम करता हूँ। ऑल्दो आई कैन चार्ज वॉपिंग अमाउंट फॉर क्लासेस, बट आई ग्रूम देम फॉर फ्री। उसके बाद फिर मेरे शोज होते हैं, उनमें जो सुपरस्टार सिंगर्स हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, उनके साथ मैं उनको स्टेज पे गाना गवाता हूँ। बहुत बार जिंदगी में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे छुपे हुए सितारे होते हैं जिनकी स्टोरी हमें पता नहीं होती। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सितारे हैं जो अपने समय में म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत योगदान दे चुके हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक हिडन जेम से। हमारे इस नए वर्टिकल के पहले एपिसोड में Figuring out the hidden gems with वार्तालाप is welcoming our first star, Mr. राजीव कपूर, जो कि आज की यूथ को राइट कनेक्शंस देकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिनको म्यूजिक इंडस्ट्री में मोर देन 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम जानेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री पहले कैसी थी और आज कैसी है, और जानेंगे सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके जो एनकाउंटर्स रहे हैं उनकी स्टोरीज। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वार्तालाप पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत समय लगा आपके साथ से अप्रूवल आने का, एक्सेप्टेंस आने का, लेकिन आज आप जब फाइनली हमारे साथ बैठे हैं, आज जानेंगे आपकी स्टोरी वार्तालाप पे और सबको बताएंगे। थैंक यू सो मच आशिम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर। और आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आ सकते, लोगों के सामने नहीं आ सकते जी। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। जो हिडन जेम्स के बारे में आप ये बात कर रहे हैं, इफ़ यू रियली थिंक दैट आई एम अ जेम, दैट आई एम honored to be here on your show. Basically, we were just looking for some star who can just come on the show and tell about the reality, because music is something which really is close to my heart. और मेरी जो mother है, so she likes to play harmonium and sing, but with her job, with her hectic schedule, with her responsibilities, she could not practice that. So now when she has done almost all the responsibilities, my elder one is married, I am about to get married soon, and मेरे फादर अब नहीं है और हमारे पेरेंट्स ने हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दी हैं, तो मैं और मेरा भाई उन्हें दोबारा पुश करते हैं दैट यू गो बैक टू म्यूजिक। सो शी हैज़ स्टार्टेड टू अगेन सिंग एंड प्ले हारमोनियम फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। शी हैज़ जॉइन्ड द क्लास। तो वो देखकर बड़ा कनेक्टेड फील होता है, और म्यूज़िक मुझे भी बहुत एक अपील करता है बहुत ज़्यादा। तो हमको यूजुअली बस एक कुछ अलग चाहिए होता है वार्तालाप पे। आप देखेंगे कि बड़े सितारों के साथ में पॉडकास्ट करने वाले बहुत हैं, बट ऑन वार्तालाप वी ब्रिंग इन द यूनिक स्टोरीज विच कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। तो आई थिंक आपके साथ आज जानेंगे हम कि पहले की म्यूजिक इंडस्ट्री और आज की म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। सो लेट्स बिगिन विद द एपिसोड सर। या तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यू सेड दैट म्यूजिक इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। जी। म्यूजिक इन फैक्ट is one medium which is keeping this world moving, हमारी जिंदगी में इतने स्ट्रेस हैं, right from the beginning, even you are
in LKG, UKG, you know, in fifth standard, there is a lot of pressure, you know. आपको ट्यूशन जाना है, आपको स्पोर्ट्स करना है, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स साइड ऑल्सो. व्हेन यू बिकम प्रोफेशनल तो आपको कॉर्पोरेट का आपके ऊपर प्रेशर है. तो म्यूजिक इज़ वन थिंग विच रिलीव्स यू फ्रॉम ऑल द प्रेशर्स. हमारे जो भी शोज़ होते हैं सैटरडे संडेज को, तो वो उन शोज़ में जो लोग आते हैं, आई कैन नॉट टेल यू that how they compliment us and they tell us that you are doing a great service to the nation, you know. और बहुत स्ट्रेस होता है आजकल. तो फिल्म्स भी ऐसी बन रही हैं कि आप फिल्म भी देखेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा. I mean, there are no more David Dhawan movies, you know, brainless humor. तो एक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो हील करता है. There is one country, you know, जहाँ पर कुमार शानू की आवाज़ से लोग हील होते हैं. देयर इज़ ए हीलिंग थेरेपी. वो जो उसकी कुमार शानू की आवाज़ में जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी से पीपल आर गेटिंग हील्ड, यू नो. मैं आपको अपनी एक ज़िंदगी का एक किस्सा सुनाता हूँ. एक डॉक्टर रिजवी हैं. वो एक बहुत बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं. उन्होंने कनाडा, USA, वर्ल्ड में जहाँ भी गए उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करी, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं पिछले 25 साल से. अच्छा. तो मेरा एक कॉन्सर्ट था, आई मीन क्लोज टू माय हार्ट, राजीव कपूर लाइव इन कॉन्सर्ट इन मुंबई. तो वो उस कॉन्सर्ट में आए थे, तो ही वाज वन ऑफ द गेस्ट ऑफ ऑनर्स. उन्होंने माइक लेके ये कहा था, वो बोल सकते हैं सुन नहीं सकते, कि मैं पिछले 30 ईयर्स से मैं अब डॉक्टर्स को दिखा रहा हूँ अपनी हियरिंग प्रॉब्लम के लिए. आज पहला दिन है जो एक आवाज़ में मुझे सुनाई दी है, और वो आवाज़ है राजीव कपूर की. दिस इज़ व्हाट music does to you, and it's mostly about music, emotions and feelings that, you know, it carries you away. See, अगर आप सुबह if you wake up in the morning, तो you talk about any singer, you मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, जब आप पहला प्याला पीते हैं तब भी उनका म्यूज़िक चलता है. आपके घर में कुछ गलत हो जाता है तो भी उनका म्यूज़िक चलता है. आज मेरे यार की शादी है, वो भी मोहम्मद रफ़ी ने गाया, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है वो. तो म्यूज़िक जो है हमारी ज़िंदगी का एक एसेंशियल, यू नो, हिस्सा बन चुका है, इंटेग्रल पार्ट है, जिसको आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते. बेसिकली जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर म्यूज़िक नहीं है, आप देखना वहाँ पर म्यूज़िक बैंड है, वहाँ पर क्राइम है. पीपल आर, आई मीन, they are not humans, in fact. तो music makes you, I mean, keeps you grounded, और music आपकी ज़िंदगी को चलाता है, आपको खुश रखता है. When you are depressed, then also music helps you. बिल्कुल बिल्कुल. Basically, it's a form of expressing yourself with the rhythm. Absolutely, absolutely. और मैं अपने आप को बड़ा fortunate समझता हूँ कि मैं सिंगर हूँ. अगर मैं अंबानी भी होता तो शायद मैं इतना खुश नहीं होता. When I hit the stage and I hold the mic in my hand, मुझे लगता है I'm emperor or I'm a king of some country, you know. Absolutely, absolutely. Gives me that pleasure. चलिए आगे बढ़ते हैं एपिसोड में. बहुत अच्छा लग रहा है एक ऐसे शख्स के साथ बैठना जिनको इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का. तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे इतने साल आपको हो गए हैं, पहले तो आप बताइए कितने साल एग्जैक्टली आपको हो गए हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में. देखिए, I started singing on stage in school assemblies at the age of 6. Okay. And I guess 50 years. 50 years have passed. 50 years have passed, and I'm singing on stage, you know. I don't know, I was not in my senses when I started singing. So basically it was in your blood since forever. It was in my blood. I mean, you can't make artists. वो सब, I mean, this is destiny. और गाना वही गा सकता है जिस पे सरस्वती की कृपा होती है. जी. You can't, I mean, make artists, you know. You can't make anybody singer, you know. ये सब destined होता है, और जिस पे सरस्वती की कृपा होती है वही गाता है. बिल्कुल. Otherwise there are so many platforms where you, I mean, see people who don't know how to hold the mic, they're singing on stage and wasting other people's time, you know. Right. तो मेरा बचपन से यही एजेंडा रहा है, जो भी आप काम करो उसको परफेक्शन से करो. एंड वट एवर लिटिल आई हैव गेन्ड थ्रू म्यूज़िक, मैंने जो भी किया बहुत अच्छे से किया है. यही मेरी ज़िंदगी का हॉलमार्क है. मैं जैसे जितने भी सिंगर्स से मिला हूँ या म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों से मिला हूँ,
तो उन सब लोगों की एक जर्नी होती है विच इज़ फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स. एक Yeah. सिंगर कहते हैं कभी बिल्कुल पीक पे होता है और कभी बिल्कुल स्ट्रगलिंग फेज में होता है. अब 50 years इज़ अ वेरी बिग टाइम. तो आपकी जर्नी में पीक टाइम कब था? मेरी जर्नी में पीक टाइम, आई मीन अप्स एंड डाउन्स तो एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होता ही है. मतलब किसी भी फील्ड में व्हेन यू वांट टू एक्सेल इन एनी फील्ड you have to go through, you know, turmoil, and you have there are ups and downs. I started singing on stage when I was as a professional. I started singing at the age of 30. ओके. एंड देयर वर सो मैनी शोज जहाँ मैं गया, लोगों ने बुलाया, बेटा आ जाओ गाना गाते हैं. More than 30 to 50 shows I was sitting on the benches, you know, like any other player or any other singer, and I was not given an opportunity. बेटा गवाते गवाते. अच्छा. और वो पास तक आकर नहीं मिलता था? हाँ, वो चांस नहीं मिलता था. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि लोग मुझे बुलाने लगे. अच्छा. So I was good at speaking since my father was a genius, you know. उन्होंने बचपन से मुझे ये आदत डाली कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, लाउडली पढ़ो. इफ़ यू वांट टू लिसन टू कमेंट्री तो आप इंग्लिश की कमेंट्री सुनो. सो आई वाज माय हीरो इज़ माय फादर. You know, he was a very, very good speaker. He was a poet also. So he taught me the nuances of speaking and behaving in public, you know. तो उनसे मैंने सब कुछ सीखा. तो then I mean discovered that if I become an anchor also with singer, I will do 2 jobs in one payment. तो आपने करी है एंकिंग? So I started anchoring at the age of 13, and you know they were all senior organizers. उनको लगा he's an emerging star, and he will take care of two things. So I was doing, I mean, anchoring and singing at the same time. Okay. You know, and when I got this opportunity, you know, so ऐसी जगह ऊपर वाले की इतनी कृपा हुई कि organizer used to sing one song और उसके बाद बेटा तू देख लेना. अच्छा. It was आगे का it was पूरा like that. You became a reliable resource. I became very, very popular, you know, in Faridabad. कि कुछ ऐसे shows होते थे जिसमें मैं जाता नहीं था तो show cancel हो जाते थे. अच्छा. And my highest point was when Ashiki came, you know. Ashiki 1? Ashiki, yes, Ashiki 1. So I used to sing Kishore Kumar. Kishore Kumar runs in my blood. Okay. I tell everybody that if you were to check my blood group, that would be K positive. Okay. You know. If you give me a film assignment, you have to sing for Karan Johar, and on the other hand, you tell me there is a concert where you have to sing Kishore Kumar, I will sing Kishore Kumar. That much attachment you have. Kishore Kumar is my Dronacharya, and I'm Eklavya. I have not taken any professional training till now. मुझे कोई राग नहीं आता, मुझे कोई रागनी नहीं आती है. But I respect classical music, and I respect people who do classical music. And I vouch for this, that you must learn at some point in time, you know, the classical music, which helps you to grow as an artist. But mine is a different case. I'm like Kishore Kumar, never took professional training, you know. But yet I can observe the mannerism of the singer. If Kishore Da has sung a particular word wrong, I will sing wrong. I'm that fascinated by this artist, and he was a genius. I mean, it's not a rocket science to understand that Kishore Kumar was a genius. He was an actor, definitely. he was a director, he was a lyricist, and he was an amazing singer. So how was your overall experience working with all these stars back then, जब मीडिया इतना नहीं था? मतलब आज की डेट में हम देखें तो वी हैव इंस्टाग्राम रील्स एंड वी हैव मेनी इमर्जिंग स्टार्स फ्रॉम द सोशल मीडिया एंटरिंग द इंडस्ट्री. अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री बैक इन 90s की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आज हमारा ये सौभाग्य है, इट्स रियली एन ऑनर टू सिट विद सच अ पर्सन जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को इमर्ज करते हुए देखा है. आज जैसे पॉप कल्चर है, जैसे आज रैपिंग है, जैसे आज बी बोइंग है, बहुत सारे और आर्ट फॉर्म्स आ गए हैं. उस टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, जब इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, सो हाउ वाज द इंडस्ट्री रिएक्टिंग टू द स्टार्स जो बिना नेपोटिज्म के आते थे? सी, जब मैंने गाना शुरू किया तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होती थी, दैट वाज टेप रिकॉर्डर.
कैसेट्स का ज़माना था वहाँ पे। तो सिंस आई मीन we were living in a joint family, you cannot play music loudly, you know, somebody's studying, and anybody can get offended by Yeah, yeah, the definitely. loud music. So Walkman aate the, we used to have the earpiece in a, and I used to rewind and forward. This is how I learnt singing Kishore Kumar, you know. Or I was very young. I was 19 years old when I got to know there is a competition going on, you know, in Delhi. सरदार अमरजीत सिंह गोली की एक उनका एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अच्छा। तो उनको सरदार अमरजीत सिंह कोहली को मैं कहूँगा he was the, I mean, the biggest legend of stage shows in Delhi In 90s. in 90s, in 80s, I would say late 80s. Okay. And he is my mentor and he's my guru. Whatever little I learned from him, you know, the discipline and the dedication, commitment, perseverance, you know. And he was one person who exposed me to this big stage like Indian Idol, Saregama. There was a competition going on. I participated in that competition और मैंने वो गाना गाया पग घुंघरू मान मीरा नाची थी. That song was played on All India Radio, you know, the same time तो day. radio ही होता हाँ, था। radio होता था, तो radio पर मेरा audition बजा. There were 4,500 singers, you know. Audition 6 दिन तक audition चला था. I was selected in the final 30 singers and I'm one of the winners of that competition, you know. I mean, that was a hallmark of my career. I mean, a young guy of 19 years old singing in front of 4,500 people, you know. At that time, and it was a very big 2,000 thing. people are waiting outside. तो उस समय कुछ नहीं होता था, दूरदर्शन होता था, कृषि दर्शन भी लोग बड़े शौक से देखते देखते थे मैं definitely. उस एरा से आता हूँ, तो वहाँ पर आप 2,500 लोगों के सामने गा रहे हैं और आपकी योर एंटायर फैमिली इज देयर एंड ए लेजेंड लाइक अनिल बिस्वास सेज दैट लड़के ने बहुत सुर में गाया, मैं इसको अवार्ड दिए बिना नहीं रह सकता. आई मीन दैट वाज लाइक a dream come true. I didn't dare to dream also, you know, that I will be singing in front of such a huge crowd. But उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई and उसके बाद आशिकी आती है and I used to imitate Kumar Sanu also since he is also, I mean, Kishore Das disciple. So ऐसा पॉपुलैरिटी था मेरा फरीदाबाद में कि अगर मैं किसी शो में जाता नहीं था तो वो शो कैंसिल हो जाते थे. अच्छा, उस People time पे। used to love me like anything, you know, and I was very, very popular. I had, I mean, I was having street orchestra, you know. There was a 20 feet long guitar, you know, at the Neelam Chowk, and people used to identify us with the street orchestra, and I was a lead singer of street. You know, this is how my journey started. स्ट्रीट का चलन तो मतलब हाँ बहुत समय पहले से है. Street orchestra was the name of our band. Okay. Right. And after that, you know, I started my unit of spring manufacturing. Okay. And that also had grown like anything. From a workshop to my company had become a company, you know. And then everybody started telling me कि यार तुम birthdays में और शादियों के function में जाते हो, your clients are there. So it's quite unprofessional, you know. It's a conflict of interest. Either you become a businessman or you become a singer. So, I mean, that was the worst decision of my life. I stopped singing on the professional shows for quite some time. ऐसा क्यों, मतलब because of family responsibilities and all? Not responsibilities. I mean, everybody told me that you have such a big factory now and your clients are watching you, you know, you are singing in marriage functions. So during those days, it was not considered a very reputed job, you know. So I was also, you know, very happy. I'm earning money like anything. So I stopped singing. Okay. So my entire focus was on, you know, building my career as a businessman. But destiny had some other plans. You know, there was a downfall also. After that, I decided. My wife told me to go to Mumbai. Since you are a great singer, why don't you try? If destiny has given you a chance, why don't you go to Mumbai and start? कौन से ईयर में फिर आपकी मुंबई की जर्नी शुरू And then in 2001, I moved to Mumbai. All by yourself? All by myself. I didn't know. I didn't have any idea that what's Mumbai all about, you know.
Okay. And whatever little money I had, that money also, that money had finished. I had no idea what to do. I पीछे के मैंने सारे ऑप्शन बंद कर दिए थे. I mean, if you come back, if you go to Mumbai and you come back, people laugh at you. Of अरे course बड़ा they do. सिंगर बनता था यार. हाँ. क्या हुआ तो I mean, बैक देन Hard. मुंबई आई थिंक एक ऐसा हब था जहाँ पे टैलेंट को थोड़ा सा पूछा जाता था. जैसे अब तो वी हैव टैलेंट कमिंग ऑन फ्रॉम एवरीवेयर एंड वी हैव रिसोर्सेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. yeah. बट आई थिंक बैक देन सिर्फ एक मुंबई ही ऐसा हब था जहाँ पे आई थिंक देयर वाज अबंडेंस ऑफ टैलेंट इन एट वन प्लेस एंड यू नो आप अपने टैलेंट को थोड़ा सा अगर शोकेस कर सकते थे, किसी मुकाम तक जा सकते थे. सो मुंबई में फिर कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? मुंबई में जब पैसे ख़त्म हो गए तो आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस, यूज्ड टू ईट वड़ा पाव. आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू. देन फॉर सर्वाइवल, आई बिकेम अ आर्टिस्ट मैनेजर. अच्छा, ओके. I started with working with Ram Gopal Verma's company. Oh, that's really good. So I used to. I have recorded I've arranged recording for more than 100 Bollywood songs. You talk about any biggie, and I've worked with them. You talk about Sonu Nigam. I've done 35 songs with Sonu, with Sukhwinder ji, and the hallmark of my stay in Mumbai was I was sitting in a studio and suddenly Asha ji comes in and comes to the studio. Asha Bhosle. And I have no clue how to react. She was sitting on a bench. So she told me, इकड़े बैठो इधर आके. तो मैंने कहा मैं आशा जी आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ. First of all, I touched her feet, and then she told me, अरे तू रामू को बुला ले, वो बाद में बड़ा नाटक करता है. Ramu is Ram Gopal Verma. Ram Gopal Verma. So I said he's busy in the shooting, so we'll take your voice. And Asha ji hits the recording studio. She puts on the headphones and she says, "अरे ये सब ये जो मिर्च मसाला तूने लगाया इसको बंद कर रहे." She meant to say that कि कोई मुझे कुछ reverb कुछ भी नहीं चाहिए. I don't need any effect in the voice. जैसे आजकल तो ऑटो ट्यून वगैरह होता है. ऑटो ट्यून वगैरह सब कुछ होता है. And she sings the first line and she says, "अरे कितना गंदा गा रहे मैं." आशा भोसले से. आशा भोसले सेट कितना गंदा गा रही है मैं. द लेजेंड, आई मीन जिनको हमने ड्रीम्स में देखा है, जिनको मतलब देखना वाज लाइक अ ड्रीम टू मी. एंड शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड सिंगिंग. I'm with Eric Pillai, who's the biggest sound recordist, in Mumbai. Okay. Me, Eric, and Asha ji. I mean, recording the song, I was pretty nervous. कौन सा गाना था? That song never got released. Okay. उससे पहले उन्होंने खल्लास गाया था. खल्लास was a mega hit for Ram Gopal Verma. And then रंगीला के गाने उन्होंने गाए थे जो for A.R. रहमान. वो गाने मतलब those songs are still like anthem. But the song never got released. But you look at the character of this legend. She says कितना गंदा गा रहे मैं. I mean, if today you were to tell somebody, if somebody comes to you for guidance and you tell him that you sing bad, that person They'll get offended. will not greet you and he will stop talking to you. This is the difference between an ordinary singer and a legend. Definitely. And similarly, when I started arranging recordings for these songs, one day Sonu comes in the studio, and Sonu doesn't know who I'm talking about Sonu Nigam. Yeah. And Sonu doesn't know that who am I. And even today I have not told him who am I. I mean, Sonu comes to the studio and he's singing one line, "Fakr hai mujhe main hu aadmi." Since I'm son of a poet, I had little knowledge about Urdu. I said, this is not fakr, this is fakhr. I mean, Sonu was a little furious and he called few, legendary lyricists. And he puts off the headphone and he came running towards me. I thought he will scold me or he'll say different things. He came and he hugged me. कि राज जी आपने बहुत बड़ी मिस्टेक होने से बचा दिया. I just want to tell the youth of this country, the people who want to become playback singers, that how to be a humble artist, a person who wants to pursue his career as a singer. He has to be very, very humble and grounded. Back then अगर हम लोग देखते हैं जैसे
आर्टिस्ट तो ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया हम्बल होते थे, और ये मतलब आजकल लोगों में वो ईगो, वो अग्रेशन वैसे भी टाइम के साथ बहुत बढ़ गया है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एज अ होल, अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करते हैं, when you were working with the music industry in Mumbai and how it is running right now, what is the major change that you see? See the change when I was there in Mumbai. I had sung so many, I mean, scratches. Scratches mean the dummy tracks, you know. Hmm. I used to sing all the dummy tracks, and after that, you know, Sonu used to come to the studio. Vinod Rathore, he's like a brother to me. KK. I mean, he was a very very dear friend. You know, one of the finest human beings I ever met, and that was very painful that he When he passed passed away. away, You yeah. know, when I was trying to become a singer, you know. There were so many songs which I sang and went to the music companies. They denied my voice because at that point in time, Sonu Nigam was at the top of his game. Vinod Rathore, At the Kumar peak. Sanu. So there was no place for newcomers. So I sang. I did an album also. Then company demanded for another 20 lakh rupees, you know, to record the videos and promotion. So I was not having that kind of money to spend another 20 lakhs, and that is a gamble also. If your album doesn't click, then you are nowhere. Of You know. course. So that album also never तो got released. आपके हिसाब से म्यूजिक इंडस्ट्री तब ज़्यादा वेलकमिंग थी या अब ज़्यादा वेलकमिंग है? नहीं, when you know, I was there. I stayed there for 12 years, and I came back. After that, Preetham, you know, Preetham was after me, you know, Kiraji, you take care of my work. But at that point in time, I was a very very busy you know, business manager. So I said no to Preetham, you know, when Preetham was nobody, and he was looking for a song कि आप मेरा एक गाना करवा दीजिए, I'll pay you this amount and that amount. That also I couldn't do anything for him. You know, when I came back, suddenly Preetham became rage. You know, he became the biggest music director, and these are the mistakes, you know, you do, and maybe those mistakes are destined to be. You know, so I and today, I mean, you talk about Preetham, he's the biggest music director. And after I came back from Mumbai, suddenly, I mean, new singers, you know, came in the scene, you know. बहुत सारे नए सिंगर्स को, तो वहाँ पर ये ट्रेंड था कि एक गाने को 10 सिंगर्स से गवाया जाता है. चेक करने के लिए या क्या पर्पस? Check that who is the best fit singer, Okay. you know. So this was the experiment, you know, producers used to do. Okay. तो उसमें क्या है कि 10 लोग सपना देख रहे हैं that my song has got recorded. Somebody must have called mother, you know, my song is recorded, and he has no clue that his voice will be removed, you know, from the song. So इसके बाद ये बड़े सिंगर्स ने जो है, I mean, we used to pay a very very small amount to the playback singers because that was not their bread and butter. You know, their bread and butter was, I mean, the shows, the concerts they used to do. Sometimes, you know, I have seen that if a song is a super hit, Sonu will not charge any money. You know, इसका payment I don't need. क्योंकि Because the कॉन्सर्ट से song- कवर हो हाँ, जाएगा. कॉस्ट जो है वो जो कॉन्सर्ट करेंगे उससे कवर हो जाएगा. तो ऐसा माहौल था. लेकिन उसके बाद जब प्रीतम आए तो बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं, लोग सोचते हैं कि मैं प्लेबैक सिंगर बन जाऊंगा, बट वंस द फिल्म गेट्स रिलीज्ड, यू नो, दे गेट टू नो देयर वॉइस इज नॉट देयर. So this is how, I mean, the music companies, you know, started ruling music. Because पहले क्या होता था, फिल्म का म्यूज़िक 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ में बिकता था. जैसे ही टेक्नोलॉजी एंटर्ड इनटू म्यूज़िक, वो एक जो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आता था प्रोड्यूसर के पास, वो आना बंद हो गया. तो जब वो पैसा आना बंद हो गया तो म्यूज़िक कंपनीज लॉसेस में का चले रुख गए. बदल गया. वो, आई मीन, दे यूज्ड टू फॉलो द बिग डायरेक्टर्स, यश चोपड़ा एंड दिस एंड दैट, बट कि इतने में म्यूज़िक ले लेते हैं. जब म्यूज़िक बिकना बंद हो गया तो म्यूज़िक कंपनीज ने उसको रूल करना शुरू कर दिया. जब प्रमोशन हमने करना है, पैसा हमने लगाना है, तो उन्होंने जो भी सिंगर्स वो लोग साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं,
they used to sing in the films. तो अभी तो फिल्म का बिल्कुल ऐसा नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया जैसी कोई फिल्म नहीं बन रही है, वेर इन द आई मीन टू देर इज अ लॉट ऑफ रोमांस एंड पीपल आर सिंगिंग, so music has changed dramatically. It's I mean, music industry has become like West, and even if there are soundtracks in the films, वो कोई पुराना soundtrack like Dhurandhar you must have seen. हाँ I हाँ mean, वो there रीमेक are कर दिया. हाँ, तो music is, I mean, finished in a sense. I mean, big music director like I mean Salim Sulaiman, they have stopped doing music for films. They are doing their music for their own label, The music is somewhere in a very bad state, I would say. There is no romance, no melody left. मेलेडी वाली चीज. Yeah, if you singer listen to 10 singers, they sound similar. But on the other hand, if you listen to the old music, I mean Kishore Kumar is different, Mohammed Rafi is different. सबका अपना एक जॉनर है. सबका एक अपना जॉनर है, एक स्टाइल है. So अब वो रहा नहीं, and I still wish and I pray that melody returns to Indian cinema. And I forgot to tell you one more thing, I was at Western Outdoor Studio for a recording, and suddenly, there is a white Mercedes, and Lata Mangeshkar, gets down of that car, I saw Lata ji, I touched her feet, and I was crying for half an hour. I mean, I was crying mercilessly, I can't tell you what was that feeling, मुझे ऐसा लगा as if Saraswati Ma is in front of me. In front of me. So, I mean, that was like a dream come true for me. So, when I recorded my first album, I was introduced to a mic, The recordist told me, इस mic में किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है. So first of all, I kissed that mic. मैंने उस mic का सजदा किया, और उसी microphone में I am one of those fortunate singers, who has sung in that mic where Kishore Kumar and Mohammed Rafi have sung. So these are the, I mean, little anecdotes about me, I mean, I can cherish for rest of my life. Yeah, definitely. Yeah. आज का जैसा म्यूजिक कल्चर है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल के कॉन्सर्ट्स कैसे होते हैं कि खड़े होने की जगह भी नहीं है. रीसेंट सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर है, हिंदी सिंगर है, कोई भी है. मतलब आई थिंक इस चीज़ में आपकी अप्रोच क्या है? जैसे आजकल मैंने जो ट्रेंड देखा है म्यूज़िक में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बोस्टिंग ऑफ दैट मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास ये पैसा, मेरे पास ये बंगला. एंड बैक देन देयर वाज प्रॉपरली रिदम, like singing about you, singing about myself, singing about love, singing about multiple more things. So how do you look at this? Being an old singer coming from the roots of music, आपको क्या लगता है कि अभी जिस ट्रेंड के लिरिक्स हैं, let's talk about lyrics for a while, तो जो लिरिक्स हैं उसमें जो ये बदलाव आया है, is this good or? I mean, see, I don't. I respect each and every kind of music. Time changes. Generations change. Trends change. If my father bought a Fiat car, in his time, today there are so many cars. You go to the market and there are so many cars. Those are built according to the youth requirements. So time is changing. I really appreciate the kind of music is going on. I mean, but still I pray, the melody should come back. I'm quite fascinated by the music, the Punjabi industry is producing. So I have had an interview with the son of Amar Singh Chamkila in our studio only. Yeah. जयमन चमकीला जो अमर सिंह चमकीला के बेटे हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया. And I figured out that he is not at that level where his father was. और मैंने उनसे frankly ये चीज़ पूछी कि सर आपके फादर अपने समय के इतने बड़े सितारे थे कि उनके ऊपर नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे इम्तियाज़ अली जैसे जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मूवी बनाई है विद टेकिंग स्टार कास्ट एज दिलजीत एंड परिणीति. सो हाउ डज इट फील टू यू? सो ही सेड कि सर
मेरी ज़िंदगी में मैं उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जब तक मेरा समय आया म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बदल गई थी। उदो चीज़ां ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ चीज़ां ਵੱਖ ਹੈਗੀਆਂ ने, लाइक दैट ही टोल्ड मी इन पंजाबी। तो आपका इस बारे में मतलब व्हाट डू यू लुक एट? आपके टाइम में अमर सिंह चमकीला वाज अ आइकन, आई सपोज। Yeah, see, it's very difficult to take birth in a legend's house. You talk about Abhishek Bachchan, you talk about Sunny Deol, and I mean it's very difficult to fill those big shoes. I mean, if you are born as Abhishek, if you take Abhishek Bachchan as an individual, he's a brilliant actor. But when you compare him with Amitabh Bachchan, things are different. Things are different. I mean, he's the biggest legend Bollywood has ever seen. So it becomes a problem. Similarly, I mean, if you see the hindsight of this, I mean, Rakesh Roshan was one person who was not a very big actor. But he was very close to ऋषि कपूर, लेकिन जब भी फोटो होती थी तो राकेश रोशन को हटा दिया जाता था फ्रेम से. And eventually he became a big director, and Hrithik Roshan takes birth in his home. And again carry forward that legacy. I mean, that legacy was never there. I mean, he was not a very great actor, and he was not a renowned actor. If he's standing in the same frame with Rishi Kapoor, I mean, photographers used to tell him, "Sir, आप side हो जाइए, नीतू जी का और ऋषि जी का photo लेना है." But I mean, somewhere that thing was hurting him. But you see that person, he has produced such big films, and his son is the biggest superstars, one of the biggest superstars of Bollywood. Definitely. So I would say that singers and actors, they are born actors. You can't make anybody. If I mean, you have a child in your home and you can't like Varun Dhawan. Yeah, like Varun Dhawan, you can't tell that this guy will become Amitabh Bachchan or somebody. If Sachin Tendulkar's son is not Sachin Tendulkar, I mean, because maybe legends are born, not made. Maybe, yeah, I suppose this is a curse if you are born in a legend's house. That is a curse for you. Definitely. Because you will always be compared with that person, and that is irony of this industry. I know Abhishek Bachchan personally. I played cricket with him during Sarkar production. He's a wonderful human being and a great actor. But the problem is this: he's Amitabh Bachchan's son. So makes sense. It's like that. So moving on, Rajiv ji, when you came back from Mumbai, एंड आई एम श्योर आपने वहाँ पे बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, सब कुछ किया. आप वापस आए तो आपको एटर्नल मेलोडीज़ जो आपका अपना वेंचर है वो खोलने का कैसे सूझा? व्हाट्स द स्टोरी ऑफ दैट? देखिए, जब मैं बॉम्बे से वापस आ गया, बैरंग किया तो मैंने बहुत कुछ वहाँ पे. आज आई मीन, देवर बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो मुझसे मदद मांगते थे, जो मेरे पीछे घूमते थे कि मेरे सिंगर को गाना गवा दो, और आज वो इतने बड़े, आई मीन, दे आर मुगल्स ऑफ म्यूज़िक. ओके. तो जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन माय लाइफ, और सिंगर बनने का तो अब सोच नहीं सकते. तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब तक मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे से वापस आया, ना मैंने कभी, आई हैव नेवर टेस्टेड लिकर. मुझे लिकर का टेस्ट नहीं पता. मैंने ऑल माई लाइफ, जबकि जो मैं शोज़ करता था वहाँ पे लिकर से स्टार्ट होता है, लिकर से फिनिश होता है. That's how the industry is. All the film parties are like that. लेकिन मैंने कभी लिकर, मतलब मुझे बचपन से ऐसा कुछ इरिटेशन है कि आई डोंट फील कंफर्टेबल सिटिंग विद पीपल हु आर हाई ऑन ड्रिंक्स. तो बचपन से ऐसी मेरी आदत रही है. और स्मोकिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे सिंगर बनना था, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैंने लाइफ जी है. जितना भी मैंने जो भी काम किया है बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से किया है. जब मैं कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ था तो मुझे याद है कि 2 महीने तक मैंने कभी खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पिया, और कभी चाट पकौड़ी नहीं खाई मैंने.
This is the sacrifice of a singer, ना? सेक्रीफाइस ऑफ ए सिंगर। तो ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने गाया और मुझे अवार्ड भी मिला। अवार्ड भी मिला और वो भी 4,500 लोगों के सामने मैं परफॉर्मेंस कर रहा था। उसके बाद जब बॉम्बे गया तो बॉम्बे में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। जब भी मेरा एक गाना रिकॉर्ड होता था मुझे लगता था कि कल मैं स्टार हो जाऊंगा, लेकिन चीज़ें जो हैं आप समंदर के जितने पास होते हैं आप उतने प्यासे होते हैं। रोज़ मैं राम गोपाल वर्मा के साथ बैठ रहा हूँ, रोज़ मैं सोनू निगम के साथ गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रोज़ मतलब मेरा दिन का शेड्यूल ये था कि मैं 20 घंटे स्टूडियो में रहता बता रहे हो 20 घंटे मैं काम करता था। और लोगों के लिए सपना होता है टू सिट विद राम गोपाल वर्मा एंड बिग म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लेजेंडरी म्यूजिशियंस के साथ काम कर रहे हैं और बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं, राज जी कब याद कर रहे हैं आप। आई हैड दैट काइंड ऑफ contacts and profile, you know, because people were calling me for, I mean, I'm telling you, Salim and Suleiman, they have worked for me as musicians, you know. उन्होंने ट्रैक बनाया था एक हमारे लिए। तो आज वो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो जब मैं वापस आया तो ऐसा लगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आई स्टार्टेड स्मोकिंग हैवीली। मैं 100 सिगरेट पीता था एक दिन में 5 डब्बी। हाँ, लोग मेरे कमरे में नहीं आते थे क्योंकि इतना वहाँ पे धुआं होता था। मैं इसको डिप्रेशन नहीं कह सकता, लेकिन फिर देन सिगरेट बिकेम माई पैशन फॉर मी, खाने के बाद सिगरेट, चाय के बाद सिगरेट, चाय के पहले सिगरेट। तो सडनली मुझे लगा कि मैं व्हाट एम आई डूइंग। और एक हमारी फैमिली में एक शादी हुई थी और वहाँ मैंने गाना गाया, ऑल्दो एवरीबडी वाज डांसिंग, क्योंकि उनकी फैमिली का एक सिंगर है वो गाना गा रहा है। लेकिन मेरे जो छोटा भाई है दीपक, वो मुझे एक कोने में लेके गया, कहता भाई तू ख़त्म हो गया एज अ सिंगर, अब गाना छोड़ दे। वो बात मुझे ऐसी लगी कि मैंने कहा नहीं, आई हैव टू प्रूव हिम रॉन्ग। Comeback of a singer. That day I decided, I told him I will compete with singers who are 19 years old. तो मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया उसी दिन से। हाँ, उसी दिन से स्मोकिंग छोड़ दिया। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ जो भी लोग स्मोक करते हैं, यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ। आई मीन cigarette doesn't do any good to you, so it's better you quit smoking. So उसके बाद मैंने रियाज़ किया, गाना गाना शुरू कर दिया और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे सबको कॉल किया। अब सबको ऐसा लग रहा था कि राजीव भाई जो है बॉम्बे से आए हैं, बहुत बड़े सिंगर होंगे और बहुत हैवी अमाउंट हमसे चार्ज करेंगे। और ये वो लोग थे जो साइकिल्स पे, आज वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, वो साइकिल्स पे आते थे एंड आई वाज लाइक ए हीरो फॉर देम। मेरे शोज़ देखने आते थे, आज भी वो मुझे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि आपको याद नहीं, हम साइकिल पे आपको फॉलो करते थे, आपके शोज़ देखने आते थे हम लोग। तो वो बच्चे थे, उनको लगता था कि इसको कैसे, हाउ टू फिट हिम इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो काम ही नहीं दे रहा था कोई। फिर मैंने दिल्ली में किसी ऑर्गेनाइज़र को कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा और उसके बाद आप जितने गाने गाएंगे आपको 10,000 देना पड़ेगा। आई सेड आई हैव गिवन 40 years to music and you are asking money from me, I charge money for singing. तो उन्होंने कहा नहीं, कल्चर यहाँ पे ऐसा है। तो मैंने फिर बहुत रिसर्च की, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैं गया तो वहाँ पर क्या था कि पीपल हु हैव मनी, वेदर दे नो how to sing or not, they are calling people to the auditorium, wasting other people's time, they sit in their living rooms, they offer liquor to their friends. अब जिसकी दारू पिएंगे तो उसका सलाम करना पड़ता है, अरे पाजी क्या बात है, क्या गा रहे हो। अब वो क्या करता है, वो ऑडिटोरियम में जाता है, वो शो ऑर्गेनाइज करता है, ही स्पेंड्स हिज ओन मनी एंड ही वेस्ट्स अदर पीपल टाइम। और जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा। So that thing was bothering me like anything, that all the talented singers like me, they are suffering for an opportunity. They are not charging any money from you. They are spending the fuel and all the energy. They have given years to polish their craft और उनको opportunity नहीं मिल रहा. That day I decided to start Eternal Melodies. That's how Eternal Melodies was born. And now Eternal Melodies का मतलब
आप करते क्या इंटरनल में? मेरा एजेंडा ये है इटर्नल मेलोडीज में, मैं सिंगर्स जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको पिक करता हूँ, उनको ग्रूम करता हूँ. ऑल्दो आई कैन चार्ज आई मीन वॉपिंग अमाउंट फॉर क्लासेस यू नो, बट आई ग्रूम देम फ्रॉम फ्री फॉर फ्री यू नो. मैं उनको फ्री में ग्रूम करता हूँ. उसके बाद फिर मेरे शोज़ होते हैं, उनमें जो सुपरस्टार सिंगर्स हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, उनके साथ मैं उनको स्टेज पे गाना गवाता हूँ. और Basically, जितने भी सिंगर्स को मैंने आज तक अपॉर्चुनिटी दी है वो सब आज सुपरस्टार्स हैं, उन्हीं के लेवल के सुपरस्टार्स हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग लाइक रियल सुपरस्टार्स. और इटर्नल मेलोडीज़ की असल में शुरुआत हुई थी टू मेक राजीव कपूर ए सुपरस्टार. But when I saw there are so many, you know, Talented people. unfulfilled dreams, you know, and people are looking up to you when you wake up in the morning. आप सुबह उठते हैं तो आपके पास 10 वीडियो आते हैं, वो कहते हैं सर गाना गवा दीजिए. So I become so emotional, you know. I mean, people who are talented and yet they are not getting the opportunity to sing in the shows. तो वहाँ पर राजीव कपूर का अपना ड्रीम को मैंने उसको दफना दिया. और अब मेरा यही सपना है कि जब तक मैं अलाइव हूँ मैं नए टैलेंट्स को उठाऊंगा, उनको ग्रूम करूँगा, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनको सुपरस्टार्स बनाऊं, जबकि बनाने वाला ऊपर वाला है. मैंने आज तक जितने भी सुपरस्टार्स बनाए हैं, सारेगामा इंडियन आइडल में मेरे 6 सिंगर्स गा चुके हैं, लेकिन मैं कभी उनके नाम यूज़ नहीं करता हूँ. दे आर माई प्रोडिजीज. ये सिर्फ उनको पता है या मुझे पता है. मैंने कभी उनका वीडियो भी नहीं लगाया अपने प्रोफाइल पे. It's basically giving the right connection to the right people. देखिए, अगर आपने किसी के लिए किया और फिर उसका एहसान आपने जता दिया तो कि यार फायदा मैंने क्या हुआ? तो वो जो आपने किया है वो सब खत्म हो जाता है. तो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर यू नो. और जब इटर्नल मेलोडीज शुरू की तो सरदार अमरजीत सिंह कोहली जो मेरे मेंटोर हैं, ही वाज अलाइव. ही वाज सो एक्साइटेड दैट राजीव कपूर हैज़ बिकम एन ऑर्गेनाइजर और वो टैलेंट को प्रमोट करेगा लाइक मी. और मैंने वो डिसिप्लिन और वो ऑनेस्टी उन्हीं से सीखी थी. तो उन्होंने कहा कि राजीव कपूर तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू टिकट शो करने वाला है, या हम लोगों को 10 फ़ोन करते हैं और वो ऑडिटोरियम में आते नहीं हैं, तो टिकट से बुला रहा है. तो मैंने उनको यही कहा था कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर इफ़ समबडी हैज़ बॉट ए टिकट ऑफ 500 रुपीज़ टू वॉच माई शो, तो वो टिकट को वेस्ट नहीं करेगा. इफ़ ही इज़ बिजी समवेयर वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को भेजेगा. बट दिस इज इंडियन टेंडेंसी, दे डोंट लेट दैट 500 रुपीज़ नो गो वेस्ट. तो जब वो शो हुआ तो दैट वाज अ हाउसफुल शो. मेरी मदर ने मेरी पूरी फैमिली के लिए टिकट्स खरीदे, एंड शी केम ऑन स्टेज यू नो एज आई ऑनर्ड माई मदर कि मैं चाहता था कि सबको पता चले कि ये मेरी माँ है. उनको स्टेज पे बुलाया तो उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत फ़ख्र है कि मेरे बेटे का शो है और ये टिकट्स हैं मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए ख़रीदी है, और मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं आज नाचूं. शी टोल्ड माई सिस्टर कि नीरू मेरा दिल कर रहा है मैं नच्चा, राजू गाना गा रहा है. तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इमोशनल मोमेंट था. उसके कुछ सालों के बाद माय मदर पास्ड अवे, और अभी मैं एक शो करने वाला हूँ 19 जुलाई को श्री राम सेंटर में, और वो 19 जुलाई को वो शो है, और वो मेरी मदर का बर्थडे है. और मैं किशोर कुमार को हर साल ट्रिब्यूट देता हूँ, और शो का नाम है किशोर कुमार कम्स अलाइव विद राजीव कपूर. और उसमें मैं और मेरे जितने भी सुपरस्टार सिंगर्स हैं सब गाने वाले हैं, और मैं अपनी मदर को भी ट्रिब्यूट दूंगा. तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग ऑन. और मुझे जो भी ज़िंदगी में हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है मेरे गुरुजी की वजह से. जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मिरेकल्स. बर्थडे था अभी 1-2 दिन पहले. हाँ, 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे था. और मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी मैं जानता हूँ, जितना भी मैं कर रहा हूँ, वो सब मेरे गुरुजी की और मेरे माता पिता की, और जो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ मेरे पिता का दिया हुआ है. इट्स वेरी लाइक एन ऑनर टू मीट सच अ लाइक पर्सन जो इतने करीब से आप म्यूजिक इंडस्ट्री को देख के अगेंस्ट ऑल दी अप्स एंड डाउन्स, अगर आप आज
कोशिश में लगे हो एंड यू आर डूइंग समथिंग इवन टुडे, सो आई थिंक जिंदा मिसाल है ये तो कि ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए. बाकी मूविंग ऑन राजीव सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जितना समय मुंबई में रहे, यू आर अ ब्रांड मैनेजर, यू आर अ ऑर्गेनाइजर, यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, तो जो म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको हम बड़े पर्दे पे देखते हैं, बड़े पर्दे पे अक्सर हम लोग देखते हैं. एज अ इंडिविजुअल इनका नेचर कैसा है टूवर्ड्स द फेलो आर्टिस्ट या टूवर्ड्स द जूनियर आर्टिस्ट, टूवर्ड्स द म्यूजिक आर्टिस्ट जिनके साथ इन्हें काम करना होता है, जो लेजेंड्स हैं अपने टाइम के, उनका आप लोगों के साथ बर्ताव कैसा होता है रियलिटी में? देखिए, मैं जब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के बारे में बात करूँगा. सरकार की शूटिंग हो रही थी. अच्छा. रात को 2 बजे शूटिंग ख़त्म होती है और जो कॉरिडोर था वहाँ पर जितने भी एक्स्ट्राज हैं वो सब सोए हुए थे और अमिताभ बच्चन को वहाँ से निकलना था. तो अमिताभ बच्चन एक्स्ट्राज जो हैं उनको ऐसे छुआ, कहते हैं सर आप ज़रा अपनी टांगें अंदर कर लेंगे, मुझे निकलना है. दिस इज़ हाउ आई मीन द ह्यूमिलिटी, और कितने हम्बल हैं अमिताभ बच्चन. ये ऐसे ही कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बन जाता. आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी. सोनू निगम इज हम्बल टू द कोर. अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सोनू निगम सबके यहाँ जाते हैं, सबके पाँव छूते हैं. और एक VS के सूद हैं, संगम कला ग्रुप के जो फाउंडर हैं, वो हर साल उनके लिए एक लाइव करते हैं. आज तक वो भूले नहीं कि वो संगम कला ग्रुप की प्रोडिजी हैं सोनू निगम. तो सोनू निगम को तो अफोर्ड करना आज बहुत मुश्किल है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं. बिल्कुल. बट ही कम्स फॉर फ्री. और जब तक अमरजीत सिंह कोहली सर अलाइव थे तब तक उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया. सोनू को देखें तो आप कुमार शानू को, अभिजीत को, शान को, वो सबको साथ लेके चलते हैं, हरिहरन को. आई मीन सोनू निगम इज़ हम्बल टू द कोर एंड आई वांट टू टेल एवरीवन हु वांट्स टू बिकम अ सोनू निगम. सोनू निगम का रूट्स कहाँ से है? सोनू निगम दिल्ली में रहते थे सोनू निगम, और इनके फादर रफ़ी साहब को गाते थे. अच्छा. मैंने अगम कुमार निगम साहब के साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं. वो रफ़ी को गाते थे और मैं किशोर को गाता था. आज तक सोनू ये भी नहीं जानते मेरे बारे में कि आई हैव डन शोज़ विद हिज फादर ऑल्सो. तो यहाँ पर सोनू ने फर्स्ट टाइम स्टेज शेयर किया अपने फादर के साथ. उसके बाद जिस साल में सोनू निगम रफ़ी के विनर हुए थे, उसी साल मैं किशोर का विनर था. किशोर कुमार शो का विनर मैं था और सोनू निगम जो है रफ़ी के विनर थे. उसके बाद एट वेरी यंग एज उनके फादर ने डिसाइड किया कि सोनू को लेके हम बॉम्बे जाते हैं. दैट्स हाउ हिज स्ट्रगल स्टार्टेड, यू नो. उन्होंने वर्जन गाने शुरू किए रफ़ी साहब के. उसके बाद उनको फिल्म में ब्रेक मिला. उसके बाद शाहरुख खान की एक फिल्म आई, ये दिल दीवाना. उसके बाद उनको मौका मिला. और मैं सबको, ये जो जितने भी लिसनर्स हैं और जितने भी सिंगर्स आज में जो सुन रहे हैं, सोनू निगम को जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा यार ये बहुत ही लकी आदमी है. वो लकी होने के साथ साथ इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग म्यूजिशियन एंड टैलेंटेड ऑल्सो. सोनू निगम अब जब गाड़ी में होते हैं तो उनका तानपुरा ऑन रहता है, तब वो गाते हैं. उस सुबह वो घर में उनके सारा दिन उनका तानपुरा ऑन रहता है, रियाज चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है. और अगर सोनू निगम रात को 2 बजे किसी कॉन्सर्ट से आएंगे और वो सुबह उठ के 4 बजे वाला रियाज करना भूलते नहीं है. वो आज भी 4 बजे रियाज. डिसिप्लिन. सोनू निगम बनना आसान नहीं है. अगर आपको कुछ भी करना है संगीत को तो आपको दुनिया भूलनी पड़ेगी. जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं, यू टॉक अबाउट माइकल जैक्सन, सुनिधि चौहान. आई हैव सीन सुनिधि चौहान एट द एज ऑफ 9 years, यू नो, स्लीपिंग अंडर, यू नो, वो जो माता का भवन होता है जागरण में, जो नीचे बेंच लगते हैं, बेंच के नीचे आई हैव सीन सुनिधि चौहान एट द एज ऑफ 9, यू नो, स्लीपिंग. This is how their journey. You talk about Sonu Kakkar and Neha Kakkar. They have worked out of their skins to become superstars. You know, अगर आप कभी इनकी ऑटोबायोग्राफी देखेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स नॉट ईजी. लेकिन आज की जो जनरेशन है उनके लिए स्ट्रगल बहुत बहुत ईजी हो गई है. ईजी कैसे है कि
technology has become very inexpensive these days. Hmm. You can record your song and you can put it on YouTube and you can become a superstar. दैट्स द ओनली थिंग ना कि रिसोर्सेज बहुत अलग हो गए हैं पहले हाँ, से. और अगर आज आपको सुपरस्टार बनना है तो आप घर बैठे भी बन सकते हैं. आप अपना कंटेंट तैयार कीजिए, अपने गाने आई मीन ऑन रेगुलर बेसिस आप डालिए. अगर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ भी हिट हो सकता है तो यू नेवर नो कि अगर इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम अ सुपरस्टार यू कीप वर्किंग हार्ड. और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, यू नो, इन प्रोफेशनल शोज़ यू गेट. मेरे ज़माने में मुझे 500 रुपये पेमेंट मिलता था. That 500 rupees was also a lot of money. Lot of money. लेकिन आज म्यूजिक इंडस्ट्री में people who are pursuing their careers as singers in professionally they are minting money like anything. Right. और somewhere वो ऐसा भी होता है जब when you get you know lot of money तो आपके ड्रीम्स जो हैं वो ड्रीम्स आपके ख़त्म हो जाते हैं. अगर आपको बड़ा सिंगर बनना है, बड़ा आर्टिस्ट बनना है, आप प्रोफेशनली भी काम करिए. और अगर आपके पास पैसा भी आ रहा है, डोंट लेट योर पैशन एंड यू नो डाई डाउन. यू नो, सिंगर बनना आसान नहीं है. और अगर आप डिसाइंड हैं और ऊपर वाले ने आपके नसीब में कुछ लिखा है तो आप कोशिश करते रहिए. बिल्कुल. सर कहते हैं कि एआई जितना ज़्यादा आ गया है आज के ज़माने में, बट एआई कैन नेवर रिप्लेस द ह्यूमन एफर्ट. जैसे हम देखते हैं आज के ज़माने में कि एआई हैज़ टेकन ओवर, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस जो असली इंसान है. वो इंसान ही है क्योंकि एआई का जन्म देने वाला इंसान है. सिमिलरली ऑटो ट्यून की भी बात करते हैं. जैसे देयर हैव बीन रियलिटी शोज दीज डेज जिसमें वी हैव बीन सीइंग वेरी गुड लिरिसिस्ट टर्न इनटू वेरी गुड सिंगर्स. जैसे फॉर एग्जांपल हसल की हम बात करते हैं. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हसल, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हनी सिंह एंड ऑल दीज पीपल जो लोग आजकल मतलब हैं. तो जैसे ऑटो ट्यून हैज स्टेप्ड इन एंड दे आर यूजिंग इट वेरी वाइजली. तो लेकिन एक असली जो इंसान की आवाज़ है, जो असली एक सुर लगाने की एक क्षमता है एक इंसान में, आई थिंक ऑटो ट्यून कैन नेवर रिप्लेस दैट. तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर किशोर जी की कुछ लाइनें आज आपके साथ हमारे ऑडियंस के लिए हो जाएं तो. बिल्कुल. देखिए, किशोर दा का एक पर्टिकुलर स्टाइल था गाने का. मैं पहले आपकी ऑटो ट्यूनर वाली बात आपको वो कर देता हूँ. जी. ऑटो ट्यूनर कैन मेक इवन अ डॉग सिंग, यू नो. बट आपका रियल जो टैलेंट है, व्हेन यू I mean, how will you perform in front of 10,000 people, in front of 50,000 people? So auto tuner can help you in the studio only, but when you perform live in front of the audience, you get exposed. Of course. इसलिए आपको म्यूजिक सीखना है. AI की आपने बात करी तो AI तो कंप्यूटर है. जैसे आप रोबोट से सब काम करवा सकते हैं, लेकिन रोबोट कैन नॉट क्राई, robot cannot emote, you know. Apparently it's a machine. Emotions, yeah. Emotions, feelings नहीं और है, वो definitely. feelings नहीं आ सकती है. वो अमिताभ बच्चन की तरह रो नहीं सकता. वो सोनू निगम की तरह या किशोर कुमार की तरह गा नहीं सकता. तभी मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो 2 लाइनें विदाउट एनी ऑटो ट्यून आपकी तरफ से हो जी, जाएंगे. मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको. किशोर दा अपने उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था अपने शो को शुरू करने का. मैं वैसे ही शुरू करता हूँ. जी. प्यारे बंधु, संगीत प्रेमियों, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे यारो यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार. अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, हे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है. अरे अब ज्यादा वक्त न लेते हुए राजीव कपूर गाने को तैयार है. ये किशोर दा का किसी भी कॉन्सर्ट में वो गाते थे. तो मैं आपको किशोर दा का एक और गाना सुनाना चाहता हूँ. जितने भी नए सिंगर्स सीख रहे हैं और
कि किशोर कुमार वाज कॉल्ड लेजेंड। एक सिर्फ एक मुखड़ा है, उस मुखड़े में आप ये देखिए कि किशोर कुमार ने किस तरह से वो आई मीन ही इज नॉट ओनली सिंगिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस, परफेक्ट डिक्शन, सुर और ताल, और उसके ऊपर है एक्टिंग, दैट हाउ यू एक्ट, निभा कैसे रहे हैं इस चीज को। क्या वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है संजय दत्त के किरदार को, अमिताभ बच्चन को वो किरदार को कर रही है, तो वो यू जस्ट लिसन टू इट केयरफुली कि वो किशोर कुमार कैसे गाते थे। और सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। ये सिर्फ 30 सेकंड के ये 4 लाइनें हैं, लेकिन पूरा जन्म बीत जाता है इंसान को इनको परफेक्शन से गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी डिलाइटफुल एपिसोड, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ द रियल हीरो कैटेगरी। इसीलिए हम वार्तालाप के जो हमारा हिडन जेम्स का कैटेगरी है उसका आज पहला एपिसोड आपके साथ शूट करना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट सर। आपके अब अगले शोज कब है, एक बार हमारी ऑडियंस को आप अगर बताना चाहें। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, 19 जुलाई को हमारा एक शो होने वाला है जिसका नाम है किशोर कुमार कम्स अलाइव विद राजीव कपूर। मुझे सालों बीत गए थे किशोर कुमार को गाते हुए, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि why don't you give tribute to किशोर कुमार, and we were looking for a title। तो मेरे कुछ एक साउथ अफ्रीका में और एक यूके में मेरा फ्रेंड है, उन्होंने मुझे टाइटल दिया किशोर कुमार कम्स अलाइव विद राजीव कपूर। तो जब मैंने इसका पहला सीज़न किया था तो आई प्रॉमिस्ड एवरीबडी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म दैट अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने किशोर कुमार की याद आपको नहीं दिलाई या मैंने इस टाइटल के साथ जस्टिस नहीं किया तो मैं अगला सीज़न नहीं करूँगा। लेकिन आप सबका इतना प्यार है कि वो इतने बड़े सक्सेसफुल हुए। अभी तक हमारे आई गेस लास्ट 15 शोज हमारे हाउसफुल शोज हो रहे हैं। पीपल डोंट गेट सीट्स। एंड वेयर पीपल कैन सी दिस, क्या वेन्यू है आपका? बुक माई शो पे यू कैन बाय योर टिकट्स। शो का नाम है किशोर कुमार कम्स अलाइव विद राजीव कपूर सीज़न 3। श्रीराम सेंटर में ये शो होने वाला है 19 जुलाई को 5 बजे। सो यू बी देयर, एंड if you want to relive the melodies of immortal melodies of Kishore Kumar and the biggest legends, composers, lyricists, come and watch the show. थैंक यू सो मच सर। सो जो भी हमारे दर्शक अभी तक जुड़े हुए हैं उन सबसे दरख्वास्त है प्लीज़ इस शो में जाइए और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आते रहेंगे हम लोग बहुत सारे हिडन जेम्स को लेके इस नए वर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वार्तालाप पॉडकास्ट चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।